राजू अपने माता पिता के साथ पहाड़ों की घाटी में बसे एक गांव में रहता था। वो लोग बहुत गरीब थे। उसके पिता किशोर लाल की नुक्कड़ पर ही एक चाय की दुकान थी। माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, परंतु 15 साल के राजू का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी न था। वो 10वीं में पढ़ता था। स्कूल जाता तो रोज उसकी शिकायत आती थी। कभी किसी का हाथ तोड़ देता तो कभी सिर फोड़ देता। एक दिन, अरे तूने तो नाक में दम कर दिया है। रोज तेरी शिकायत आ जाती है। इससे अच्छा कल से तू दुकान पर ही बैठकर चाय बनाने के काम में मेरी मदद किया कर। पिताजी, मैं क्या करूं? जा, ये चाय के बर्तन धो कर ले आ। वो पूरे दिन दुकान पर ही रहा। कभी ग्राहकों को चाय देता तो कभी भागकर बर्तन धोने लगता। राजू चुपचाप चाय के बर्तन धो रहा था। तभी उसके स्कूल की छुट्टी हो गई और सारे बच्चे झुंड बनाकर उसी सड़क से निकल रहे थे। सब उसका मजाक बनाने लगे। अरे वो देखो, चाय के बर्तन धो रहा है। पढ़ाई लिखाई तो करना नहीं है, ये इसी लायक है। राजू को बहुत गुस्सा आया। उसने चाय का पैन उठाया और उसके सिर पर दे मारा। उसी समय उधर से एक बुढ़िया जा रही थी। पैन उसके सिर से टकराया और वो गिर पड़ी। दादी माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं मारा था। बेटा, तुमने किसी को तो मारा होगा ना। वो पैन जिसको भी लगता उसका यही हाल होता। राजू ने जल्दी से बुढ़िया को सहारा देकर उठाया। उसकी कमर बिल्कुल झुकी हुई थी। उसने बुढ़िया को अपनी दुकान के पास सहारा देकर बिठा दिया। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी और चाय लेकर आता हूँ। थोड़ी ही देर में वो चाय लेकर आया। उसने उस बुढ़िया को चाय पिला दी। तुमने मुझे मारा भी और मुझे चाय भी पिलाई। तुम एक नेक दिल बच्चे हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये लो, ये जादुई केतली है। इसमें जितनी भी चाय बनाना चाहो बन जाएगी। ये कहकर बुढ़िया वहाँ से गायब हो गई। वो अपने हाथों में केतली पकड़े उधर ही देखता रह गया। तभी, अरे चाय का पैन धुल गया हो तो जल्दी लेकर आ जा और चाय चढ़ा दे। देखता नहीं है, शाम का टाइम है, सब लोग भीड़ लगाए हैं। राजू ने जल्दी से उसी केतली में पानी डालकर चढ़ा दिया। जब उसमें अदरक और चाय की पत्ती डालने के लिए उसका ढक्कन खोला तो देखा चाय तो पहले से ही बनकर तैयार थी। बिना कुछ बोले उसने चाय के गिलासों में चाय निकाल दी। जिसने जिसने भी चाय पी सब लोग वाह वाह कर उठे। भाई किशोरी, मानना पड़ेगा, तुम्हारे बेटे के हाथों की चाय में बहुत स्वाद है। मुझे एक गिलास चाय और दे दो। उस दिन सबने दो दो गिलास चाय पी। किशोरी लाल बहुत खुश हुआ। पर जब उसने देखा कि सबके चाय पी लेने पर भी पूरी केतली अभी भी भरी हुई थी, तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। इतनी चाय क्यों बनाई? अब सारा दूध, पत्ती और चीनी बेकार हो गया ना। बाबा, मैंने तो कुछ भी नहीं डाला। किशोरी लाल ने देखा कि सारा सामान जस का तस पड़ा हुआ था। ये सब कैसे हुआ? तब राजू ने उन्हें सारी बातें बताई। अच्छा, इस बारे में और किसी से कुछ नहीं कहना। चलो, चाय घर ले चलो। जब वो दोनों घर आए तो, अरे, ये केतली घर क्यों लेकर आ गए? देखो, तुम्हारे लाडले ने क्या मस्त चाय बनाई है। आज लोगों ने दो दो गिलास चाय पी है। जरा मुझे भी पिला अपनी चाय राजू। राजू ने माँ को चाय दे दी। चाय का घूंट भरते ही, ऐसी चाय तो मैंने कभी पी ही नहीं। क्या स्वाद है। किशोरी लाल ने बची हुई चाय घर के पीछे बनी क्यारियों में डाल दी। सुबह जब वो लोग सोकर उठे तो, अरे, जल्दी उठो, देखो हमारी क्यारियों में कितने सुंदर सेब के पेड़ लगे हैं और उन पर लाल लाल सेब भी लगे हैं। किशोरी लाल तो समझ गया कि ये सब उसी जादुई केतली का चमत्कार है। एक काम करो, हम सेब तोड़कर तुम्हें दे देते हैं। तुम ये सेब लेकर बाजार में बेच दो। हम चाय की दुकान पर जाते हैं। राजू की माँ ने टोकरी सिर पर रखी और बाजार चली गई। उसके सेब खत्म ही नहीं हो रहे थे। जितना भी बेचती, सेब की टोकरी भर जाती। आखिर में थक कर वो घर आई। तब तक राजू और किशोरी लाल भी आ गए थे।
सबने दिन भर की अपनी अपनी कहानी सुनाई। ये तो बड़ा चमत्कार हो गया। चलो, हमारी गरीबी कट जाएगी। उनका सेब का पेड़ हमेशा लाल लाल सेबों से लदा रहने लगा। राजू की माँ दिन भर सेब बेचती, राजू और किशोरी लाल चाय की दुकान चलाते। कुछ ही दिनों में उनके पास काफी पैसा हो गया। सोचता हूँ अब एक पक्की दुकान खरीद लूं। वहीं चाय भी बनेगी और तू सेब भी वहीं बैठकर बेच देगा। हाँ बाबा, ये ठीक रहेगा। हमारे सेब इतने रसीले हैं कि जो भी एक बार खा लेता है उसको स्वाद भूलता नहीं है। उन्होंने कुछ ही दिनों में पक्की दुकान खरीद ली। उनकी खूब आमदनी होने लगी। जो चाय बच जाती उसे सेब के पेड़ में डाल देते। अब उनका रहन सहन बिल्कुल बदल गया। घर भी पक्का हो गया। बाबा, हम एक मोटरसाइकिल भी खरीद लेते हैं। हाँ बेटा, तूने तो मेरी दिल की बात छीन ली। जिस दिन वो मोटरसाइकिल लेकर आए उस दिन पूरे गांव वाले उनकी मोटरसाइकिल देखने आ गए। सबके मुंह पर एक ही बात थी, अरे किशोरी लाल, किस्मत हो तो तुम्हारे जैसे। बेटा जवान हो गया। जिस दिन से दुकान पर बैठा तुम्हारा तो भाग्य ही खुल गया। सब आप लोगों का आशीर्वाद है भाई जी। बेटा आप लोगों के बच्चों की तरह पढ़ लिख तो ना सका, पर दुकान संभाल ली। राजू झटपट मिठाई लेकर आया। उसने सबको बांट दिया। उनकी बहुत तरक्की होती देखकर मुन्ना ईर्ष्या से जल उठा। बार बार मोटरसाइकिल के चारों तरफ घूमने लगा। कितने की है रे राजू तेरी मोटरसाइकिल? 25,000। कहते हैं जब अचानक पैसा आ जाता है तो आदमी का दिमाग चढ़ जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? मुन्ना, हमारे पास मेहनत का पैसा है, अचानक नहीं आ गया। इसके बाद राजू अपनी दुकान पर बैठे बैठे ही पढ़ाई भी करता। उसका गुस्सा भी बहुत कम हो गया था। एक दिन जब वो दुकान पर बैठा था तब बहुत भीड़ थी। मुन्ना आया और मुझे तो लगता है ये लोग अपनी चाय में कुछ नशे की चीज मिलाते हैं। लोगों को इसीलिए चाय पीने की आदत पड़ गई है। एक दो लोगों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। धीरे धीरे बात फैल गई। कई दिनों तक वो दुकान पर आकर ऐसे ही बातें बोलते। धीरे धीरे उनकी दुकान पर लोगों का आना कम होने लगा। एक दिन ऐसा भी आया कि उनकी दुकान पर चाय पीने कोई नहीं आया। तुम्हारे दोस्त झूठी अफवाह फैला रहे हैं, हमारी दुकान बंद ही करवा देंगे। बाबा, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। राजू एक दिन दुकान पर बैठा था। उस दिन बहुत ठंड थी। तभी वही बुढ़िया कांपते हुए आई। आओ दादी, बड़े दिनों बाद आई हो, पहले चलकर चाय पी लो, कुछ गर्मी आ जाएगी। राजू ने जैसे ही उसको चाय पिलाई उसकी झुकी हुई कमर बिल्कुल सीधी हो गई। अरे, इस चाय में जरूर तुम कुछ मिलाते हो। देखो सब लोग, मैं तो ठीक हो गई। सालों से मेरी कमर झुकी हुई थी। किशोरी लाल की दुकान पर भीड़ लग गई। सबने सोचा ये तो पागल हो गई। उस बुढ़िया को देखने के लिए जितने भी लोग खड़े थे, ठंड की वजह से सबने चाय मांग कर पी। तभी अरे मेरे कान में दर्द था, मैं तो वैद्य जी के पास दवा लेने जा रहा था, लेकिन चाय पीते ही ठीक हो गया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। उस घटना के बाद किशोरी लाल की दुकान फिर से चल पड़ी। राजू भागते हुए बुढ़िया के पास गया। दादी, तुम कौन हो? सच सच बताओ। तेरा काम हो गया ना? जा, आम खा, पेड़ गिनने की जरूरत नहीं है। गिनना है तो अपने पेड़ों के सेब गिन। इतना कहकर बुढ़िया फिर गायब हो गई। उसके बाद राजू ने 10वीं की परीक्षा दी। वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। उसने आगे की पढ़ाई भी पूरी कर ली। उनके पास अब धन दौलत की कमी न थी। उसने बड़े होकर सेब का बगीचा खरीद लिया और सेब का व्यापार कर लिया। जहाँ हाथ डालता वहाँ सोना बरसने लगता। इसलिए कहते हैं, दान दुखियों की सेवा में ही भगवान बसते हैं। किशन के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जिसमें वो हर साल गेहूं और धान की खेती करता था और फसल होने पर बाजार में बेचकर जो भी पैसे मिलते उसी से अपना गुजारा करता था। घर में सिर्फ उसकी माँ थी। इस बार बारिश ना होने से सारी धान की फसल सूख रही थी।
उनके पास इतना पैसा नहीं था कि ट्यूबवेल लगवा लेते। ये हाल हो गया कि किशन को दूसरों के खेत में मजदूरी करनी पड़ रही थी। नहीं तो खाता क्या, उसको पता था कि धान तो बिना बारिश के सूख ही जाएगा। एक दिन जब वो खेत में काम करके दोपहर को वापस आया तो बहुत दुखी था। उसके माँ ने उसको खाना दिया और पंखा झलते हुए बोली, आज घर में जो कुछ भी था मैंने बना दिया, पर कल क्या खाएंगे? माँ, ऊपर वाला हमें किन कर्मों की सजा दे रहा है? बेटा चिंता मत करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। धान की फसल ही जाएगी ना, हमारी जमीन तो है। अब के बार गेहूं की फसल लगवाओगे तो शायद ऊपर वाला हमारी मदद करे। धैर्य से काम लो, हम किसी का बुरा नहीं करते तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। तभी दरवाजे की कुंडी खटकी। उसकी माँ ने देखा एक साधु भिक्षा मांगने आए थे। उसकी माँ ने एक कटोरी में थोड़ा सा गेहूं ले जाकर साधु को दे दिया। माई, कुछ खाने को दे दो, गेहूं का मैं क्या करूंगा? उसकी माँ रसोई में से अपने हिस्से की रोटी, सब्जी और दाल लेकर आई और साधु को बिठाकर भोजन कराया। तुमने मुझ भूखे को भोजन कराकर मेरी आत्मा संतुष्ट कर दी है। किशन ने रसोई में जाकर देखा तो खाना खत्म हो गया था। माँ, तुम क्या खाओगी? अरे बेटा, दरवाजे पर आए हुए भूखे साधु को कैसे लौटा देती? मैं पानी पी लूंगी, पेट भर जाएगा। किशन को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, छी, धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं अपनी माँ को खाना भी नहीं खिला सकता। यह सोचकर वो बहुत दुखी हुआ। वो चारपाई पर आकर लेटा ही था कि अचानक बादल गरजने लगे और बिजली कड़की। उसके बाद हल्की हल्की बारिश होने लगी। वो तुरंत उठकर अपने खेत की तरफ भागा। तब तक बहुत तेज बारिश होने लगी। खेत में पानी भरने के लिए वो नालियां बनाने लगा। वो साथ साथ अपनी माँ के गाए हुए गीत की पंक्तियां गुनगुनाता भी जा रहा था। खेतवा धानन के तैयार, चुनरी उड़े लहरैयादार, चह के खेतन में चिड़ैया, कूद के मेंढन पे गौरैया, की जियारा ठांट रही जाए, की जियारा ठांट रही जाए। थोड़ी ही देर बाद मूसलाधार बारिश होने लगी। वो झट से पानी के बहाव को रोकने के लिए नाले में ही लेट गया। अचानक उसे लगा कि ओले गिरने लगे। जब उसने ध्यान से देखा तो बारिश के साथ साथ ओले नहीं बल्कि छोटे छोटे सोने के टुकड़े गिर रहे थे। उसकी पूरी क्यारी चमकीले सोने के टुकड़ों से भर गई। उसने पागलों की तरह अपने सिर पर बांधी पगड़ी खोली और उसमें सोने के टुकड़े भरने लगा। जब वो इतना भारी हो गया कि उसे उठाया नहीं जा रहा था तो उसने उसे वहीं क्यारियों के बीच में ढक दिया और भीगते हुए अपने घर की तरफ भागा। उसकी माँ ने उसे बदहवास देखकर पूछा, अरे किशन, क्या हुआ? वो माँ का हाथ पकड़कर हांफते हुए बोला, माँ, कोई सवाल मत करो, जल्दी चलो वरना बहुत देर हो जाएगी। सचमुच ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है, जल्दी चलो माँ। उसकी माँ कुछ समझ पाती इसके पहले ही वो उसको खींचकर अपने साथ खेत की तरफ ले गया। माँ जब तक खेत पर पहुँची तब तक बारिश भी बंद हो चुकी थी। उसने जल्दी से जाकर वो गट्ठर निकाला और माँ से बोला, माँ, इसको पकड़कर घर ले चलो, घर चल के देखना इसमें क्या है। उसकी माँ ने चुपचाप गट्ठर एक तरफ से पकड़ लिया। तभी हल्कू उन दोनों को देखकर उनके पीछे हो लिया। उसके खेत से थोड़ी दूर पर ही था। वो निहायत लालची आदमी था। उसने सोचा कि दोनों माँ बेटे इतने बड़े गट्ठर में क्या ले जा रहे हैं? माँ बेटे जब घर में आए तो किशन ने कहा,
अब रुक जाओ माँ, दरवाजा बंद कर देता हूँ। हल्को उनके दरवाजे के पास ही छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। जब उसकी माँ ने गट्ठर खोला तो उसकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गई। ये कहां से मिला? किशन ने माँ को गोद में उठा लिया और सारी बातें बताई। पहले तो मुझे लगा कि ओले पड़ रहे हैं, लेकिन फिर देखा तो ये सोने के टुकड़े बारिश के साथ गिर रहे थे। बेटा, ये सिर्फ हमारे ही खेत में गिरा है कि औरों के खेत में भी गिरा है? नहीं माँ, सिर्फ मेरे ही खेत में गिरा था। मैंने चारों तरफ देखा था और कहीं सोना नहीं गिरा था। उसकी माँ बोली, लगता है ये उसी साधु का आशीर्वाद और चमत्कार है। चलो जल्दी से कहीं रख देते हैं। दोनों ने मिलकर झोलों में से सारे सोने के टुकड़े भरकर संदूक में रख दिया। हल्कू चुपचाप सब कुछ देखता रहा। वो उन दोनों की बातें सुनकर और इतना सोना देखकर बिल्कुल बावला हो गया। वो अपने घर गया और वहाँ से उसने टॉर्च उठाई, फिर अपने खेत की तरफ दौड़ा कि हो सकता है कि मेरे खेत में भी सोने के टुकड़े गिरे हो। पर वहाँ जाकर उसे कुछ ना मिला। वो घर आया और आधी रात को वो किशन के घर में चोरी करने के इरादे से उसके आंगन की दीवार पर चढ़कर वहाँ से आंगन में कूद गया। उसको पता था कि उन्होंने सोना कहाँ छुपा कर रखा है। वो गया और चुपके संदूक खोलकर उसमें से बहुत सारे सोने के टुकड़े अपने कुर्ते और गमछे में बांधकर दीवार पर चढ़ गया और दूसरी तरफ कूद गया। दूसरे दिन जब वो उन टुकड़ों को लेकर सुनार के पास गया तो सुनार ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई और कहा, अरे ये पीतल के टुकड़े लेकर सोने की दुकान पर बेचने आए हो? भाग जाओ यहाँ से, बेकार में ही मेरा समय बर्बाद किया। उस रात वो बहुत देर तक सोचता रहा। फिर आधी रात को किशन के घर चोरी करने के इरादे से पहुंचा। उसे लगा शायद ये सचमुच पीतल ही हो। इन टुकड़ों को वहीं रख देता हूँ और दूसरे टुकड़े उठा लाऊंगा। हल्कू ने दीवार पर से कूदकर संदूक में से टुकड़े निकाल लिए और पहले वाले टुकड़े उसी में रख दिए। जब वो दीवार पर चढ़ने लगा तो अंधेरे में उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वहीं मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बना रखा था। मधुमक्खियों ने छत्ते पर पैर पड़ते ही उन्होंने उसके पूरे शरीर को ढक लिया और डंक मार मार कर उसे घायल कर दिया। उसका पूरा शरीर सूज गया। वो बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता और नीचे गिर जाता। किसी तरह वो ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ कूदा और अपने घर की तरफ भागा। 1 महीने तक ना वो कुछ बोल पाया और ना ही बिस्तर से उठ पाया। दूसरे दिन भी बहुत बारिश हुई। किशन को सुनार के यहाँ जाने का मौका ही नहीं मिला। किशन हल्को वाली सारी घटनाओं से बेखबर। जब तीसरे दिन सुनार के दुकान पर सिर्फ 5 सोने के टुकड़े लेकर बेचने गया तो उसे बहुत सारे पैसे मिले। धीरे धीरे सोना बेचकर उनकी गरीबी दूर हो गई। उन्होंने बहुत सारी जमीन भी खरीद ली। उनके दरवाजे पर आया हुआ कोई भिक्षु या साधु कभी खाली हाथ नहीं जाता था। 1 महीने बाद जब हल्कू ठीक हुआ तो उसने किशन को जाकर सारी बात बताई और जो सोने के टुकड़े चुरा कर ले गया था वो वापस कर दिया और माफी भी मांगी। किशन के हाथ में आते ही वो टुकड़े सोने में बदल गए। किशन और उसकी माँ ने उसे माफ कर दिया और उसकी मदद भी की। सोने के वारिस ने किशन और उसकी माँ की दुनिया ही बदल दी। नन्ही खुशी का मन आज दुखी था। वो आज सवेरे देर से उठी थी, इसलिए उसकी सौतेली माँ शशि ने उसकी पिटाई कर दी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, इसलिए उसके पिता राजेंद्र ने सवाल कर दिया, क्या बात है खुशी, इतना रो क्यों रही हो? बाबूजी, कल रात तक मैंने बहुत काम किया था, इसलिए सोने में देरी हो गई। सवेरे देर से उठी तो माँ बरस पड़ी और उन्होंने इतनी सी बात पर मेरी पिटाई भी कर दी। बिटिया, सवेरे जल्दी उठ जाया करो,
आज के बाद ये बात तुम्हें हमेशा याद रहेगी। तुम्हारी माँ भी सवेरे जल्दी उठती थी। जाओ अब अपना काम करो। खुशी को अपने पिता से यह आशा नहीं थी। वो सोच रही थी कि माँ को डांट पड़ेगी, लेकिन बाबूजी उसे ही उल्टा समझा बुझाकर चले गए। उसका दुख इस बात से अधिक बढ़ गया। इतना ही नहीं, शशि फिर आ गई। क्यों रे नालायक, अपने बाबूजी से मेरी शिकायत कर रही थी? तूने गलती की, तुझे इसकी सजा मिली। चली थी अपने बाबूजी से मेरी शिकायत करने। उनसे कहा कुछ हुआ, तेरे बाबूजी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? मुझे किसी का डर नहीं। चल जल्दी जल्दी हाथ बढ़ा, नहीं तो डंडे पड़ेंगे। खुशी बेचारी फर्श साफ करने लगी। फर्श पर उसकी आंसू की बूंदें गिरने लगी। कोई काम तो ठीक से करने आता नहीं, बस आंसू बहाने में नंबर 1। काम पूरा करो और सारे कपड़े धो डालो। ठीक है। खुशी बाल्टी में कपड़े लेकर नदी किनारे चल पड़ी और वहां पहुंचते ही एक बंदर आया और 2 कपड़े लेकर पेड़ पर चढ़ गया। खुशी परेशान हो गई। अरे बंदर भैया, ऐसे जुल्म मत करो, मेरे कपड़े वापस कर दो। वैसे भी मेरी जिंदगी में दुख दर्द बहुत है, तुम भी मुझे रुलाने चले आए। माँ को समय पर सारे कपड़े अच्छी तरह से धोकर ना दिए तो मार मार कर मुझे अधमरा कर देंगी। बंदर ने कोई जवाब नहीं दिया और कपड़े लेकर बैठा ही रहा। खुशी ने उसके आगे हाथ जोड़ लिया, लेकिन कोई असर न हुआ। वो कपड़ा धोती रही और बंदर के आगे गिड़गिड़ाती रही। एक आधे सुनहरे और आधे हरे रंग का तोता एक पेड़ की डाल पर बैठकर सब कुछ देख रहा था। हे भगवान, इस बंदर से कपड़े वापस दिलवा दो, वरना माँ मेरा बहुत बुरा हाल कर देगी। अगर कपड़े नहीं मिले तो घर कैसे जाऊंगी? अब आप ही मुझे बचा सकते हो। अचानक उस सुनहरे तोते ने आंखें मटकाई और उसने ध्यान से बंदर को देखा। इसके बाद उस बंदर के ऊपर अचानक वशीकरण मंत्र जैसा असर हो गया। बंदर कपड़े लेकर नीचे उतर आया और बड़ी शांति के साथ कपड़े खुशी के हाथों में दे दिए। तोते ने फिर आंखें मटकाई और खुशी के चेहरे पर खुशी छाई। सुनहरा तोता खुशी के सामने आकर बैठ गया। तुम्हारा नाम क्या है गुड़िया? मेरा नाम खुशी है। खुशी को दुखी देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता था, सो आ गई। बोलो तुम्हें और क्या चाहिए? अरे तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गंगा राम है। तुम इतना सारा काम कैसे कर लेती हो? सब करना पड़ता है। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया और कुछ दिनों बाद इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बाबूजी ने दूसरा विवाह किया और नई माँ ने मुझे नौकरानी बना दिया। आपके चमत्कार से कपड़े मिल गए, वरना घर जाने पर मेरा बहुत बुरा हाल होता। अभी भी माँ की पिटाई का दर्द गया ही नहीं है। कहाँ पर दर्द हो रहा है? गंगा राम ने आंखें मटकाई। मेरे हाथ और पीठ। अरे सारा दर्द कहाँ गया? मैं समझ गई। गंगा राम, तुमने ही मेरी पीड़ा दूर कर दी। तुम मेरी इतनी सहायता क्यों कर रहे हो? ऊपर वाले ने मुझे भेज दिया, खुशी से मिला दिया। बोलो ठीक किया? ठीक से बहुत ज्यादा अच्छा किया। मुस्कुराने का मौका दे दिया। दर्द जब हद से गुजर जाता है तब दुआओं में असर आता है। अश्क आंखों में तड़पते हैं सुमित, ये भी मालिक को नजर आता है। गंगा राम, तुम तो बहुत अच्छे शायर हो। तुम्हारी शायरी सुनकर अब नई ताकत आ गई है। सारे कपड़े धो लूं, फिर घर को चलूं। अरे ये क्या, सारे कपड़े किसने धो दिए? आज तो माँ खुश हो जाएगी। गंगा राम, ये तो तुम्हारे ही काम है। ऐसा लगता है मुझे आलसी बना दोगे। खुशी गुड़िया, तुम्हारे नन्हे नन्हे हाथ इतने अधिक काम करने के लिए नहीं बने हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और हमेशा साथ दूंगा। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अब घर चल सकती हो। खुशी बाल्टी में कपड़े लेकर घर पहुंच गई और उसकी माँ शशि मानो इसका इंतजार ही कर रही थी। अरे गजब हो गया खुशी, तूने इतने सारे कपड़े इतने जल्दी धो डाले। हाय दैया, इतने साफ, ये तो नए कपड़ों की तरह चमक रहे हैं। ये कैसे हो गया? अच्छा चल मेरे पैर दबा दे, बहुत तकलीफ हो रही है। इतने में शशि के पूरे शरीर में अथाह पीड़ा उठी और वो तड़पने लगी।
अरे बाप रे, मर गई। ये कौन सी नई बीमारी आ गई? दर्द से जान जा रही है। गंगाराम, माँ को ठीक कर दो। इतने में गंगाराम ने आंखें मटका ली और चमत्कार हो गया। जैसे किसी शक्ति ने शशि को खड़ा कर दिया और उसे रसोई की तरफ चलाते हुए ले गई। अरे माँ, अभी तो आप दर्द से रो रही थी, वहाँ कहाँ चल पड़ी? बिटिया, तू बैठ, आराम कर। इतना काम करके थक गई होगी, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। नन्ही सी जान, इतना काम, तुझसे इतना ज्यादा काम करवा के मैं अपने सर पर इतना पाप नहीं ले सकती। शशि माँ थाली में खाना परोसकर ले आई। अरे बिटिया, खाना खा लो, इसके बाद आराम करो, मैं सारे बर्तन मांज दूंगी। अरे माँ, मैं ये क्या सुन रही हूँ और देख रही हूँ? बिटिया, एक दिन मुझे ऊपर जाना है, भगवान को मुंह दिखाना है। गंगाराम आंखें मटका रहा था और खुशी को सारा माजरा समझ में आ रहा था। बिटिया, ये सुनहरा तोता तुम्हें कहाँ मिल गया? बड़ा प्यारा है। ये जब आंखें मटकाता है तो बहुत प्यारा नजर आता है। अरे माँ, ये गंगाराम है। इसकी आंखें मटकाने की अदा तो कमाल की है। ये सचमुच बड़ा चमत्कारी है। इसने ही मेरी जिंदगी संवारी है। मैं इसके खाने के लिए अमरूद लाती हूँ। इसे भूख लगी होगी, खिलाती हूँ। गंगाराम ने घर में चारों तरफ नजर डाली तो देखा तो पूरे घर में गरीबी का ही राज्य था। खुशी झटपट अमरूद काट कर लाई और गंगाराम के सामने रख दिया। गंगाराम बड़े प्यार से खाने लगा और इसके बाद वो खुश होकर पंख फड़फड़ाने लगा। उसके दोनों पंख फड़फड़ाने से सोने के सिक्के गिरने लगे। खुशी ने सारे सिक्के समेट लिए। मेरी खुशी को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। उसे किसी भी चीज की कमी हो ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं उसे एक राजकुमारी बनाऊंगा। खुशी की माँ, एक बात सदैव ध्यान रखिए कि खुशी की खुशी में आपकी भी खुशी है। खुशी खुश है तो ये गंगाराम भी खुश है। आप तो समझ गई होंगी। अरे समझ गई, अच्छी तरह समझ गई गंगाराम। खुशी बिटिया की खुशी का मैं पूरा ध्यान रखूंगी। गंगाराम खुशी के साथ उसके घर में रहने लगा। वो इधर उधर उड़ता और फिर कहीं से आ जाता। खुशी के घर की हालत भी पूरी तरह से सुधर चुकी थी। उनका रहन सहन ठाट बाट अच्छा हो गया था। एक दिन खुशी घर में सो रही थी। गंगाराम अमरूद खाकर फुदक रहा था। एक सांप घर में घुस आया। वो सोती हुई खुशी के पास जा रहा था। इतने में गंगाराम ने उसे देख लिया। उसने आंखें मटकाई और सांप के ऊपर वार कर दिया। सांप बौखला गया और वो गंगाराम की तरफ मुड़ गया और उसने गंगाराम पर वार कर दिया। गंगाराम ने उसे फिर चोंच मारी। सांप घायल हुआ और उसने फिर पलटवार किया और वहां से भाग गया। गंगाराम नीचे गिरकर तड़पने लगा। खुशी जाग गई थी। वो, उसकी माँ और घर के दूसरे लोग गंगाराम की हालत देखकर बहुत दुखी हो गए। माँ देखो, सांप ने गंगाराम को काट लिया है। हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना है। मेरे गंगाराम को कुछ नहीं होना चाहिए। हे भगवान, मेरी जान ले लो, लेकिन गंगाराम को ठीक कर दो। अरे खुशी, ये क्या कर रही हो? मेरे बदले अपनी जान की बात कर रही हो? भगवान ने तुम्हारी पहली बात मान ली और मैं ठीक हो गया। भगवान मेरी खुशी को कुछ नहीं होने देंगे। वो जो सांप आया था उसे एक जादूगर ने भेजा था, इसलिए मेरा चमत्कार उस पर पूरी तरह असर नहीं कर पाया। आज मेरे चमत्कार और तुम लोगों के प्यार ने ही मेरी जान बचाई है। जाको रखे साइया, मार सके ना कोई। जमींदार रोशन लाल की हवेली पर बहुत भीड़ लगी थी। उनकी हवेली की नीलामी हो रही थी। शहर से भी कई लोग आए थे। बोली लग रही थी। 5 लाख एक, किसी को कुछ कहना है? 5,50,000, 6 लाख, 7 लाख, 7 लाख। और कोई खरीददार है क्या? भीड़ में सन्नाटा छा गया और कोई आगे नहीं बढ़ा। 7 लाख में हवेली का सौदा हो गया। हवेली खरीदने वाले, क्या भैया हमें दी जाए और ये लीजिए पैसे। उन्होंने ब्रीफकेस से 7 लाख रुपए गिन दिए। सेठ रोशन लाल और उनका परिवार बेघर हो गए थे। बेटे की पढ़ाई के लिए उन्होंने पुरखों की बनाई हवेली
गिरवी रखकर कर्जा लिया था। सोचा था बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करेगा तो सारा कर्जा चुका दूंगा, परंतु बेटा तो पढ़ लिख कर परदेश जा बसा। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि माता पिता किस हाल में है। 7 वर्षों से सेठ रोशन लाल बैंक वालों को टालते रहे, पर अब हवेली नीलाम हो गई। चलो, अब यहाँ कुछ नहीं है, हम चलकर अपने खेत के ट्यूबवेल वाले घर में रहेंगे। इस बार की फसल कट जाएगी तो उस घर को ठीक करवा लेंगे। लोग क्या कहेंगे? जिसको जो कहना था कह चुका होगा। इतनी बेइज्जती सहने के बाद हमारी इज्जत बची है क्या? चलो, जल्दी चलो। सेठ जी अपनी पत्नी के साथ ट्यूबवेल वाले घर में चले गए, जहाँ चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली हुई थी। यहाँ कैसे रहेंगे हम? मैं अभी एक मजदूर बुलाकर ले आता हूँ, वो सब ठीक से सफाई कर देगा, रहने लायक हो जाएगा। क्या से क्या हो गया? अब तो नाम के सेठ रह गए, सारा व्यापार डूब गया। कर्ज लेकर बेटे को पढ़ाया था कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर वो तो सबसे बड़ा भगोड़ा साबित हुआ। तब तक सेठ जी जो मजदूर पकड़ कर ले आए, उन्होंने थोड़ी देर में ही घर बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया और जरूरत का जो सामान हवेली से पहले ही निकाल लिया था, करीने से लगा दिया। खाने में क्या बनाऊं? रहने दो, अभी तो कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है, बहुत थक गया हूँ, रात को कुछ बना देना। पार्वती भी आकर चारपाई पर लेट गई। लेटे लेटे ही नींद आ गई। अचानक एक खड़खड़ाहट की आवाज से दोनों उठकर बैठ गए। अरे, ये आवाज कहाँ से आई? देखती हूँ। पार्वती ने उस विशाल कमरे पर नजर दौड़ाई तो देखा कोने में एक तिजोरी पड़ी थी। आवाज उसी में से आ रही थी। ये कैसी तिजोरी है? देखूं तो इसमें क्या है? पार्वती ने तिजोरी खोलनी चाही, पर उसे खुली नहीं। तब रोशन लाल उठकर आए। उन्होंने जैसे ही तिजोरी को हाथ लगाया, तिजोरी झट से खुल गई। खोलकर देखा तो वो खाली पड़ी थी। अपने संदूक का जो भी कीमती सामान है इसी तिजोरी में रख जाते हैं। वैसे भी हम यहाँ इतने सुनसान जगह पर रह रहे हैं, कोई चोर आ गया तो हमारी आवाज भी कोई नहीं सुन पाएगा। मैं अपनी सोने की चूड़ियाँ और गले की चेन भी इसी में रख देती हूँ। अब तो खुद ही सारे काम करने होंगे तो चूड़ियाँ घिस जाएंगी। जो ठीक समझो वो रख दो। पार्वती ने कुछ कागजात, अपने हाथ की चूड़ियाँ, गले की चेन और कुछ नकदी रुपए तिजोरी में रख दिए। अब मैं कुछ बना लेती हूँ। सेठ रोशन लाल कुएं से पानी लेकर आए तो पार्वती ने लकड़ी के चूल्हे पर दाल और सब्जी चढ़ा दिया। आटा गूंथकर रोटी सेंक ली। खा पी कर रात को सो गए। तभी अचानक सेठ रोशन लाल को याद आया कि बैंक की एक पासबुक थी जो बहुत दिनों से भरवाई नहीं थी। उन्होंने पासबुक निकालने के लिए उठकर तिजोरी खोली। तिजोरी खोलते ही चौंक गए। पार्वती, ये देखो, जल्दी आओ। बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। अब क्या हुआ? अरे ये देखो, तुम्हारे पास तो 2 चूड़ियाँ थी ना, इसमें तो कितनी सारी चूड़ियाँ हैं और गले की चेन भी है। क्यों हंसी उड़ाते हो? इतनी मुश्किल की घड़ी में भी तुम्हें ठिठोली सूझ रही है, वो भी आधी रात को। अरे आकर देखो तो सही। पार्वती जब तिजोरी के सामने आकर खड़ी हुई तो आश्चर्य से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये सब तो सोने की चूड़ियाँ हैं। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाकर चूड़ियाँ उठानी चाही, तुम इस तिजोरी में जो भी गहने और रुपए रखोगे वो दुगुना हो जाएगा। पर तुम बोल कैसे सकती हो? मैं स्वर्ण परी की तिजोरी हूँ। एक बार स्वर्ण परी एक दुष्ट राक्षस से बचने के लिए छिपते छिपते यहाँ आई थी। वो इधर उधर भाग रही थी, तब मैंने उसे यहीं छुपा लिया था। राक्षस के जाने के बाद स्वर्ण परी ने मुझे जादुई छड़ी के जादू से जादुई बना दिया था। आज तक तो कभी किसी ने नहीं बताया कि मेरे ट्यूबवेल वाले घर में जादुई तिजोरी है। हमेशा यहाँ मजदूर रहते थे। आज तक किसी ने तिजोरी में आभूषण और नकदी रखी ही नहीं। ओह, इस वक्त हम बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं। तुमने हमारा रास्ता आसान कर दिया। हम किस तरह से तुम्हारा धन्यवाद करें? सेठ, मैं स्वर्ण परी के इंतजार में बरसों से यहाँ बैठी हूँ कि शायद कभी वो फिर से आ जाए, पर वो कभी नहीं आई। तुमने मेरी गई इज्जत बचा ली। मैं दोबारा अपनी हवेली खरीदकर उसी में तुम्हें ले चलूंगा। ना ना सेठ, ऐसी गलती कभी मत करना।
मुझे यहाँ से मत हटाना, क्या पता मेरी जादू ही खत्म हो जाए। पार्वती के तो पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उन्होंने सारे गहने और नकदी निकाल कर देखे, फिर उसी तिजोरी में रखकर तिजोरी बंद कर दिया। जाओ, आज मजदूर बुलाकर इस तिजोरी की रंगाई पुताई करा दो, इसने हमारी कितनी मदद की है। सेठ रोशन लाल ने तिजोरी की रंगाई पुताई अपने सामने करवा दी। दूसरे दिन जब उन्होंने तिजोरी खोली तो सब कुछ दुगुना हो गया था। हम एक अलमारी ले लेते हैं, आखिर इतना सामान रखेंगे कहाँ? सेठ रोशन लाल दूसरे दिन ही एक स्टील की अलमारी ले आए, उसको तिजोरी के बगल में ही रख दिया और कुछ नकदी और जेवर उसी तिजोरी में छोड़कर बाकी सारी नकदी और गहने अलमारी में रख दिए। 6 महीने के भीतर ही उनके पास बहुत सारे जेवर और नकदी हो गई। पार्वती, क्यों ना हम इसी घर के पास ही अपनी नई हवेली बना ले? जमीन तो हमारे पास है ही। ठीक कहते हो तुम। दूसरे दिन ही सेठ रोशन लाल शहर के मिस्त्री बुलाकर ले आए और उन्हें हवेली बनाने का जिम्मा सौंप दिया। हमारा ये कमरा हवेली के बीचों बीच होना चाहिए। पर सेठ जी, यह तो बहुत पुराना कमरा है, इसको तोड़ दिया जाए तो हवेली की खूबसूरती दुगनी बढ़ जाएगी। अगर तुम बना सकते हो तो बनाओ, वरना मैं किसी और से बनवा लूंगा। मैं कल से काम शुरू कर देता हूँ। देखो भैया, जल्दी से जल्दी हवेली तैयार हो जानी चाहिए। जी मालकिन, हमारे सारे मिस्त्री अब यही हवेली बनाएंगे। 1 साल के भीतर उनकी आलीशान हवेली बनकर तैयार हो गई। जादुई तिजोरी उनकी हवेली के बीचों बीच रखी हुई थी। सेठ रोशन लाल ने हवेली के गृह प्रवेश की पूजा करवाई। उन्होंने सभी मिस्त्रियों के परिवार वालों और गांव के गरीब मजदूरों को भी खाने का निमंत्रण दिया। खूब दिल खोलकर खर्च किया। सबके जाने के बाद स्वर्ण परी की तिजोरी, सबने इतना कुछ खाया, तुमने कुछ नहीं खाया। आज तो मैं धन्य हो गई। जब तुमने पूजा करवाकर भोग लगाया तो सबसे पहले मुझे ही तो याद किया था। मैंने तो सबसे पहले खा लिया था। चलो अब आराम कर लेते हैं। दोनों सोने गए तो थकान की वजह से नींद आ गई। रात को अचानक एक तेज रोशनी हुई। अरे देखो तो कैसी रोशनी हो रही है। उन्होंने देखा तो तिजोरी का दरवाजा खुला था और स्वर्ण परी उस तिजोरी से बात कर रही थी। दोनों चुपचाप जाकर उनकी बातें सुनने लगे। तुमने अपनी जादुई होने का सबसे सही उपयोग किया है। देखो, आज सेठ ने कितने गरीबों को भोजन करवाया है। उनकी मदद हमेशा करना। मैं चलती हूँ। तब तक पार्वती उसके सामने अपना आंचल फैलाकर, स्वर्ण परी, आपने हमें इतना कुछ दिया है, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। आप रुकिए। पार्वती दौड़कर उनके लिए एक कटोरी में खीर लाई। आपकी ममता ठुकराकर आपका बेटा कैसे रह सकता है? आपका बेटा तो बहुत बीमार दिख रहा है। क्या उसको कोई बीमारी थी? नहीं तो हमें हमारे बेटे से मिलवा दो स्वर्ण परी। जैसे इतनी दया की है वैसे ही एक और सही। स्वर्ण परी ने अपनी छड़ी घुमाई और तत्काल उनका बेटा हाजिर हो गया। उसकी आंखें अंदर को धसी हुई थी, गाल पिचके हुए थे, चेहरा पीला पड़ गया था। अरे मेरे लाल, क्या हो गया तुझे? माँ, तुम सब यही सोच रहे थे ना कि मैं वापस क्यों नहीं आया? किस मुंह से आता? जिस उम्र में मुझे आप लोगों का सहारा बनना चाहिए, उस उम्र में मैं टीबी जैसा घातक बीमारी से पीड़ित हो गया। कैसे आता? इतना कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। तुम स्वस्थ रहो और अपने माता पिता के साथ ही अपनी बाकी जिंदगी गुजारो। इतना कहकर स्वर्ण परी आसमान में उड़ गई। आपने देखा, ऐसी ही हमारी स्वर्ण परी है। सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। जादुई तिजोरी उनके घर की सदस्य बन गई थी। परमपुर नाम का एक गांव था। वहाँ 2 चोर रहते थे। एक का नाम अंता था और दूसरे का नाम बंता था। दोनों एक दिन एक दुकान पर बैठे थे। तभी उन्होंने 2 लोगों को बात करते सुना। अरे भाई, सारी तैयारी हो गई। अरे थोड़ा धीरे बोलो। दूसरे आदमी की बात सुनकर अंता और बंता वहाँ से हटकर आपस में बात करने लग जाते हैं। हाँ, माफ करना। और बताओ, दूसरे गांव रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए तैयारी हो गई? हाँ, तैयारी तो हो गई। अगर पत्नी के भाई की शादी की बात नहीं होती तो
मैं तो घर छोड़कर जाता ही नहीं। 2 दिन बाद उस आदमी के दूसरे गांव जाने के बाद अंता और बंता एक रात उस आदमी के यहाँ चोरी करने के लिए आते हैं। दरवाजे पर पहुंचकर अंता बोलता है, आखिर इस आदमी के घर में ऐसा क्या है जो ये अपनी पत्नी के भाई की शादी में नहीं जाना चाहता? लगता है पता लगाना ही होगा। ठीक है, इसके दूसरे गांव निकलने के बाद हम इसके घर में घुसेंगे। ठीक है, मैं इस पर नजर रखता हूँ। 2 दिन बाद उस आदमी के दूसरे गांव जाने के बाद अंता और बंता एक रात उस आदमी के यहाँ चोरी करने के लिए आते हैं। दरवाजे पर पहुंचकर अंता बोलता है, मैं दरवाजे का ताला तोड़ता हूँ, तुम नजर रखना कि कहीं कोई आ ना जाए। ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। अभी बंता आगे बढ़ ही रहा था कि कुछ देखकर रुक जाता है। अरे अंता, रुको, वहाँ देखो, घर का मालिक एक कुत्ता बांध कर गया है। अगर कुत्ता ये ताले की आवाज से उठ गया तो हम क्या करेंगे? बंता, तुम तो सही कह रहे हो, पर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। चलो ध्यान से करेंगे। जैसे ही अंता ने ताला तोड़ना शुरू किया, वैसे ही कुत्ता उठ गया और भौंकने लगा। इस पर बंता अंता से बोला, अरे अंता, ये तो उठ गया और इसके भौंकने के कारण जल्दी आसपास के लोग आ जाएंगे। हमें यहाँ से भागना चाहिए। कुत्ते की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़ कर आते हैं और उनमें से एक आदमी जोर से चिल्लाया, अरे कौन है वहाँ पर? लगता है कोई चोर घुस आया है, इसीलिए कुत्ता भौंक रहा है। अरे मुझे भी यही लग रहा है, चलो चलो चलकर देखते हैं। लोगों को आता देख अंता बंता से कहता है, अब कोई चारा नहीं है, हमें अब भागना ही होगा। बंता, तुम दूसरी तरफ से जाओ, मैं इस तरफ से जाता हूँ। बाद में गांव के बाहर वाले कुएं के पास मिलेंगे। ठीक है, बाद में मिलते हैं। दोनों को भागते देख, अरे वो देखो, कोई उधर भाग रहा है, चलो उसे पकड़ते हैं। हाँ ठीक है, चलो। थोड़ा दूर भागने के बाद लगता है वो लोग भाग निकले, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, आगे से हमें ध्यान रखना होगा। वहाँ से बचने के बाद अंता और बंता गांव के बाहर कुएं पर मिलते हैं। आज तो बाल बाल बच गए। वो तो है, पर हमें पता नहीं चल पाया कि उसके अंदर क्या था। काश हमें भी बाकी चोरों की तरह ताला तोड़ने की बजाय ताला खोलना आता तो हमारा भी काम कितना आसान होता। हमें अगर ताला खोलने आता तो हम किसी भी तिजोरी का ताला खोल सकते थे। अभी दोनों उदास होकर बैठे ही थे कि बंता को सामने कुछ चमकती चीज दिखी। बंता ने उसे उठाया और बोला, अंता देखो, वो चीज कितनी चमक रही है। लाओ दिखाओ इधर। देखने में तो ये चाबी जैसा लगता है, लेकिन ये कैसी अजीब सी चाबी है। इस पर तो किसी ताले के खाने के लिए दांत भी नहीं है, एकदम चपटी है। ये किसी काम की नहीं है, इसे तुम ही रख लो और चलो यहाँ से, कल कुछ और देखेंगे। ठीक है, चलो कल किसी बिना कुत्ते वाले घर में जाएंगे। अगले दिन रात को एक घर की खिड़की खुली देखकर अंता और बंता उसमें घुस जाते हैं और घर की तिजोरी खोलने का प्रयास करने लगते हैं। काफी कोशिश पर भी ताला न खुलने पर अंता बोलता है, लगता है आज भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। चलो कुछ खाने का चुरा कर वापस चलते हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं एक बार इस नई चाबी से कोशिश करके देखता हूँ। बंता, तुम भी कैसी पागल जैसी बातें कर रहे हो। इस चाबी में दांत नहीं है, पर फिर भी तुम्हें कोशिश करना है तो करो। ऐसा कहकर अंता कुछ खाने का सामान लेने चला जाता है और थोड़ी कोशिश करने पर बंता ताला खोल देता है और अंता को बुला कर लाता है। अंता, चलो चलो देखो, ताला खुल गया है। तिजोरी में सोने और चाबी का सामान है। अंता दौड़ कर आता है ये देखने के लिए। देखो, वाकई में ताला खुला हुआ है और तिजोरी में सामान है। आज तो कमाल ही हो गया, तुमने कैसे ताला खोला? मैंने जैसे ही इस चाबी को ताले में लगाई, ये उसमें जाम हो गई और घुसने पर ताला तुरंत खुल गया। लगता है ये चाबी जादुई है, भगवान हम पर मेहरबान हो गए हैं। अब हमें ताला तोड़ने की चिंता नहीं करनी होगी। चलो ये सब सामान लेकर जल्दी से यहाँ से निकलते हैं।
ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों वहां से तिजोरी खाली करके निकल जाते हैं और आपस में सामान बांटकर बात करते हैं। हमें इस चाबी को जांचने के लिए उस कुत्ते वाले घर में भी जाकर देखना चाहिए। आखिर पता तो चले कि उस घर में क्या है। तुम सही कह रहे हो, आज रात हम उस घर में चलेंगे। रात को उस घर पर पहुंचकर अंता चाबी से ताला खोलने की कोशिश करता है। ताला खुल जाता है। दोनों घर के अंदर पहुंचकर, बंता, जाओ, तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ, कुछ मिले तो बताना। थोड़ी देर बाद, अंता देखो, मुझे एक तिजोरी मिली है। रुको, मैं अभी उसे खोलता हूँ। तिजोरी खोलने के बाद, देखो बंता, इसमें तो काफी सोने का सामान है। शायद इसी कारण से वो आदमी शादी में नहीं जाना चाहता था। चलो सब कुछ लेकर, जो जैसा था वैसा ही बंद करके चले जाते हैं, किसी को शक भी ना हो जाए। बंता, तुम सही कह रहे हो, चलो चलते हैं। इन सब सामान को बेचकर कुछ महीने आराम से रहेंगे। घर का मालिक जब शादी से वापस आता है तो देखता है कि दरवाजे और तिजोरी दोनों बंद होने के बाद भी तिजोरी खाली थी। इसके बारे में पता करने के लिए वो बगल के घर जाता है। अरे भाई, मेरे ना रहने पर क्या तुमने मेरे घर के आसपास किसी को देखा है? क्यों भाई, क्या हुआ? मैंने तो किसी को नहीं देखा। अरे क्या बताऊं, घर और तिजोरी दोनों में ताला लगे मिले, पर फिर भी तिजोरी के अंदर का सामान खाली था। आपके साथ भी ऐसा हुआ है? गांव के कुछ और लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तुम ही बताओ, बंद तिजोरी से सामान कहाँ जा सकता है? आदमी उदास होकर रह जाता है। इधर अंता बंता मस्त घोड़े बेचकर सो रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर एक महिला आती है। तुम दोनों जल्दी से उठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। जो भी है, अभी चलो जाओ, अभी हमारे सोने का समय है। रुको, अभी बताती हूँ। महिला एक बाल्टी पानी उठा कर लाती है और उन दोनों पर फेंक देती है। दोनों हड़बड़ा कर उठते हैं और अंता बोलता है, कौन हो तुम? ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारे पास मेरी जादुई चाबी है, मुझे दे दो। अंता उसकी बात सुन डर जाता है और कहता है, मेरे पास कोई चाबी नहीं है। आप किस चाबी की बात कर रही हैं? झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है कि तुमने ही कुएं के पास से मेरी चाबी उठाई है। पानी पीते वक्त मेरी चाबी वहीं गिर गई थी। नहीं, हमारे पास कोई चाबी नहीं है। मुझे पता चला है कि इस गांव में बंद तिजोरी से चीजें गायब हो रही है। तभी मैं समझ गई, जरूर मेरी चाबी का कोई इस्तेमाल कर रहा है। कुछ दिन निगरानी करने पर पता चला तुम दोनों बहुत खर्च कर रहे हो। इससे ही मुझे तुम दोनों पर शक हुआ। आप गलत जगह आई हैं। तुम ऐसे नहीं मानोगे। महिला की चुटकी बजाते ही दोनों हवा में उल्टा लटक जाते हैं और अपने आप को ऐसी हालत में पाकर वो बोलते हैं, जी, आप कौन हैं? कृपया मुझे छोड़ दीजिए। आप अपनी चाबी ले सकती हैं। अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई। मैं नंदलोक की जादूगरनी हूँ। मेरी चाबी इधर लाओ और जितने भी मासूम लोगों का सामान तुमने चुराया है सभी को वापस कर दो, वरना तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। जादूगरनी अपनी चाबी लेकर वहाँ से चली जाती है। डर के मारे अंता और बंता सभी लोगों के सामान वापस लौटा देते हैं।